92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अनु सिंह की लिखी कहानी जश्न आजादी। मैं रावी अमेरिका में न्यू जर्सी शहर में अपने पति वसीम के साथ रहती हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और अब ग्रीन कार्ड होल्डर हूं। 10 साल में भारत से उतना ही वास्ता रहा जितना फेसबुक पे डाली कुछ तस्वीरों और अम्मा पापा के साथ स्काइप पे होने वाली बात के जरिए मुमकिन है। रिसेशन के इस दौर में नौकरी बचाने और किसी तरह क्रेडिट कार्ड पे लिए गए घर, गाड़ी और गृहस्थी को बचाने के अलावा कुछ नहीं सोचता। इसलिए मैं और वसीम सिर्फ काम करते हैं, सिर्फ काम, ताकि नौकरी बची रहे और हम भी। लेकिन आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने नहीं आई हूं, अपने पापा की कहानी सुनाने आई हूं। आज पापा का जन्मदिन जो है 14 अगस्त 1947 को पैदा हुए थे पापा, रात के 2:56 पर, गांव सरैया, जिला हाजीपुर, सूबा बिहार। मकान फूस की छत वाला था। उस रात भी चूल्हा ठंडा होने के बाद हमेशा की तरह दादी ने बर्तन मांजे, मिट्टी का आंगन लीपा, दिया बुझाया और सोने चली गई। उस रात जम के बरसा था पानी। रात काली और डरावनी जरूर थी, लेकिन अगली सुबह का पूरे गांव तो क्या, पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। अगली सुबह आजाद भारत की पहली सुबह होनी थी। इसी उत्साह में पापा के बाबूजी यानी हमारे बाबा दुआर पर खाट पर पड़े पड़े करवटें बदलते रहे। पापा की अम्मा यानी हमारी दादी भीतर भीतर बेचैन होती रहीं। दादी की कुछ घंटों की खामोश बेचैनी के बाद पापा का जन्म हो गया। पापा ने अपनी अम्मा को पैदा होते हुए भी कोई तकलीफ नहीं दी। दूसरों को तकलीफ ना देने की पापा की आदत ताजिंदगी बनी रही, अभी भी है। और हमें पापा के जन्म की ये कहानी मुंह जबानी इसलिए याद है क्योंकि बचपन से लेके अब तक हम हर साल देश की आजादी की सालगिरह के साथ साथ पापा का जन्मदिन भी मना रहे होते हैं। हर साल रेडियो टीवी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बजता है और हर साल घर में पापा के जन्म से जुड़ा यह किस्सा सुनाया जाता है। पापा का नाम है विक्रमादित्य सिंह। उनके बाबूजी किसान थे, हल चलाते, खेती करते, गाय गोरू संभालते, फसल काटते और उसी गाय गोरू खेत की कमाई से 9 लोगों का परिवार चलता। बाबा 7 भाई बहन में सबसे बड़ी संतान है। सारे बच्चों का काम यही कि कभी आंगन में, कभी द्वारे मिट्टी में खेलते रहो। लड़के कभी फुलवारी में, कभी नदी किनारे धमा चौकड़ी मचा रहे होते। नदी में तैरते, अपने गुलेलों से तीतर बटेर का शिकार करते, गिलहरियों को पकड़ते, छोड़ते और सांपों को मार के अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सांप मार खां समझते। लड़कियां आंगन लीपती, चूल्हा फूंकती और एक दूसरे के बालों में तेल लगाते हुए, जुएं निकालते हुए पूरी दोपहरी काट देती। बहुत हुआ तो 5वीं तक पढ़ लेती और घर में सिलाई कढ़ाई सीखती। फिर 14-15 साल की उम्र में उनका ब्याह कर दिया जाता। थोड़े बड़े होते तो लड़कों को नदी के पार 4 कोस दूर एक सरकारी स्कूल में माँ साहब के जिम्मे छोड़ दिया जाता। फिर माँ साहब की छड़ी, जूट का एक बोरा, कपड़े का एक झोला, झोली में खल्ली और स्लेट पर ककहरा, पहाड़ा, व्याकरण, गणित और इस तरह पढ़ाई शुरू हो जाया करती। बकौल पापा, उनका पढ़ने में मन कम लगता था। मन जिन चीजों में लगता उनसे माँ साहब ऐसे चिढ़ते थे कि उनकी छड़ी के डर से पापा और उनकी क्लास के बच्चों को पढ़ने के अलावा कोई और चारा न सूझता। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। माँ साहब ककहरा और पहाड़ा याद करवाने से पहले यह जुमला भी 10 बार रटवाते। फिर बात यह भी थी कि इसी पढ़ाई से पापा के परिवार का बेड़ा पार होना था। पापा बड़े थे, इसलिए उनको अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था।
पापा समझ गए कि इसी पढ़ाई से शहर जाने का मौका मिलता है, इसी पढ़ाई से नौकरी मिलती है, इसी पढ़ाई से गुजारा चलता है, क्योंकि खेतों की जुताई से तो अब उनके बाबूजी भी थकने लगे थे। ये 50 के दशक की बात है, 50 के दशक का हिंदुस्तान, पापा का हिंदुस्तान, जो अभी पापा की तरह ही छोटा था, 10-11 साल का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। एक और नेहरू देश में साम्यवाद के जरिए विकास लाने की बात कर रहे थे, दूसरी ओर पापा के माँ साहब पढ़ाई करके नए देश का कर्णधार होने पे भाषण दिए जा रहे थे। माँ साहब की छड़ी और रटंत विद्या ने असर दिखाया और पापा 11वीं पास हो गए। तब उनकी उम्र थी 16 साल और साल था 1963। पापा के शहर जाके इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करने की बात चली। बाबा ने खेत गिरवी रख लिए और दादी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। दादी जिद पे थी कि बेटा शहर तभी जाएगा जब घर में बहू आएगी। घर की औरत की जिद के आगे बाबा ने घुटने टेक दिए और हमारे पापा की शादी कर दी गई, हमारी अम्मा से, जिनका नाम भी तब पापा को नहीं मालूम था। पापा की शादी का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। अम्मा बहुत दूर नदी के उस पार के एक गांव की थीं। उम्र में पापा से 3 साल छोटी थीं। दोनों परिवारों में गहरी यारी थी, दूर की रिश्तेदारी भी थी, इसलिए शादी हो गई। लेकिन पापा ने अम्मा को शादी के पहले कभी देखा भी नहीं था। पापा की बारात बैलगाड़ियों पे और फिर नाव में निकली। नाव से उतर के पापा डोली में बिठाए गए। पैरों में आलता, आंखों में काजल, गले में फूलों की माला, माथे पे टीका। दुल्हन को लाने के लिए दूल्हे राजा को कुछ ऐसे तैयार किया गया था। ब्याह हुआ, अम्मा विदा हुई। अब की अम्मा को डोली में और पापा को बैलगाड़ी में बिठाया गया। सास मुंह दिखाई ना करे तब तक दुल्हन का चेहरा दूल्हे को भी देखने की इजाजत नहीं थी। सो अम्मा 1 फुट लंबा घूंघट काढ़े डोली में बैठी थी। दुल्हन को लेके बारात ने गांव की देहरी लांघी ही थी कि जाने कहां से जेठ की दोपहरी में भयंकर आंधी तूफान के साथ घनघोर बारिश शुरू हो गई। कहारों ने डोली नीचे रखी और भाग के पेड़ों के नीचे छुप गए। जो 20 लोग बारात में थे, उन्होंने भी इधर उधर भाग के जान बचाई। बारिश में रह गए भीगी हुई टूटी डोली में दुल्हन और टूटी हुई बैलगाड़ी में दूल्हे राजा। और बारिश कमबख्त ऐसी कि रुकने का नाम न ले। पापा ने किसी तरह एक बक्सा खींचा, अपने सर पे छतरी की तरह ओढ़ा और बिना कहारों वाली टूटी हुई डोली में बैठी अपनी दुल्हन का हाल पूछने चल दिए। बारिश ने भी कसम खा रखी थी कि आज दूल्हे मियाँ को सराबोर करके छोड़ेंगे। आलता घुल गया, काजल बह गया, हार टूट गया, टीका मिट गया और ऐसे बेहाल दूल्हे मियाँ इसी हालत में अपनी दुल्हन के सामने जा खड़े हुए। सुनिए। कोई जवाब नहीं, सिर्फ डोली की छत को पीट पीट कर बारिश जवाब दे रही थी। सुनती हैं, हम हैं विक्रमादित्य, आपके पति। डोली के भीगे हुए पर्दे ने हवा में फड़फड़ा के जवाब दिया। बाकी भीतर से कोई जवाब नहीं आया। सुनिए, आपकी डोली टूट गई है, छत से पानी टपक रहा होगा, आप उधर हमारी बैलगाड़ी में आके बैठ जाइए, पापा ने बाहर से कहा। पर्दा हटा के भीतर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी कोई जवाब नहीं। पापा वैसे ही बक्सा सर पे लादे बारिश से बचने की कोशिश में बेतरह भीगते हुए डोली के बाहर खड़े रहे। फिर अपने घुटनों पे बैठे, सर पर से बक्सा हटाया और बजरंगबली का नाम लेके पर्दा हटा के भीतर झांका। सुनिए, पापा ने धीमी आवाज में कहा। इसके बाद जो हुआ उसकी पापा को जरा भी उम्मीद नहीं थी। भीतर बैठी दुल्हन बुक्का फाड़ फाड़ के रोने लगी। ऐसे रोने लगी कि पापा हड़बड़ा गए। अरे 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 ये क्या हो गया आपको? अरे पानी तो है, जैसे धूप में बारिश हुई, बारिश में धूप हो जाएगी, सब सूख जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप रोइए मत। दूल्हे मियाँ दुल्हन के रोने से घबरा के अनर्गल प्रलाप करने लगे। लेकिन भीतर बैठी अम्मा रोती रही, रोती रही, रोती रही, रोती रही। पापा बारिश में खड़े होके हैरान परेशान भीगते रहे, भीगते रहे, भीगते रहे। ये पापा और अम्मा की पहली मुलाकात थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। टूटी हुई डोली में दुल्हन बनी बैठी अम्मा और बारिश में बाहर भीगते दूल्हे मियाँ पापा। कमाल का सीन रहा होगा। हमने ये कहानी भी कई बार सुनी है, लेकिन मन ही नहीं भरा कभी। आज आपको भी सुना रहे हैं। खैर, अब उनकी आगे की लव स्टोरी सुनिए। तो पापा खड़े रहे, अम्मा को चीख चीख के रोते देखते रहे, फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अंदर से अम्मा का हाथ पकड़ा और उनको डोली के बाहर खींच लिया। अरे हद है, आप रोए जा रही हैं? कह तो रहे सब ठीक हो जाएगा। चलिए बैलगाड़ी में चल के बैठिए, बारिश से तो बचेंगी। अम्मा ने अपने सपने में भी इस अप्रत्याशित हमले का नहीं सोचा था। हड़बड़ा के वो चुप हो गई। घूंघट के पीछे से अपनी नाक सुड़क के अपनी शादी वाली चादर चेहरे की ओर खींची और घूंघट के पीछे ले जाके मुंह पोंछ लिया। पापा आगे आगे चलने लगे, अम्मा पीछे पीछे। बारिश को शायद इसी लम्हे का इंतजार था। ऐन वक्त पे ऊपर वाले ने जादू की छड़ी घुमाई और बारिश रफा दफा। लेकिन अब बैलगाड़ी तक चल के जाने की बात तो हो ही चुकी थी, इसलिए अम्मा घूंघट के पीछे से चलती रहीं और फिर से एक बार वो हादसा हो गया जिसके बारे में अम्मा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 1 फुट लंबे घूंघट, 3 मीटर लंबी बनारसी चादर और 9 गज की बनारसी साड़ी में बेचारी अम्मा खुद को संभाल नहीं पाई और फिसल के नीचे गिर पड़ी। आगे चलते हुए पापा को तब होश आया जब पीछे से फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। पापा ने पीछे घूम के देखा तो देखते रह गए। तय नहीं कर पाए कि जोर जोर से रोएं या जोर जोर से हंसें। कीचड़ में लथपथ घूंघट में लिपटी अम्मा जमीन पे बैठी हुई जोर जोर से रो रही थी। पापा फिर उनके पास आए, हाथ आगे बढ़ाया और कहा, उठिए, हाथ पकड़ के उठिए। घूंघट के पीछे से अम्मा ने जोर से ना में सर हिलाया। अरे क्या हो गया, उठिए, कोई नहीं देख रहा आपको। अम्मा ने फिर से जोर से ना में सर हिलाया। बैठी रहिए, फिर हम आगे जा रहे हैं। कार आएंगे तो उठाएंगे आपको, या फिर घर की औरतों को भेजना पड़ेगा। वैसे सबको पता चल जाएगा कि आप। पापा का इतना कहना था कि अम्मा ने झट से हाथ आगे कर दिया। पापा ने अम्मा को उठाया और अम्मा ने घूंघट के पीछे से धीरे से कहा, का दो। क्या दूं? नहीं नहीं, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। वैसे थैंक यू कह सकती हैं। अम्मा ने फिर से दोहराया, का दो। का दो? अम्मा ने घूंघट के पीछे से अपनी गंदी साड़ी की ओर इशारा किया और फिर से कहा, का दो। पापा ने साड़ी को देखा, फिर घूंघट में लिपटी अपनी दुल्हन को। फिर समझ में आया कि दुल्हन तो कादो कह रही थी। कादो यानी कीचड़। हिंदी आती है? पापा ने वहीं अम्मा का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। अम्मा ने ना में सर हिलाया। पढ़ना लिखना? नहा नना। अम्मा बुत बनी खड़ी रही। अरे स्कूल गई हैं कभी आप? नहा नना। नाम क्या है आपका? रामपति। अम्मा ने धीरे से जवाब दिया। रामपति, परफेक्ट। एक बेहद सोफिस्टिकेटेड नाम वाले पापा को एक बेहद अनसोफिस्टिकेटेड नाम वाली अम्मा मिल गई थी। वो तो कहारों ने आके अम्मा को बचा लिया, वरना कादों में लिपटी हमारी अंगूठा छाप अम्मा को वहीं डर के मारे दिल का दौरा पड़ गया होता। पापा ने उसी लम्हे तय कर लिया कि उनको अपनी दुल्हन का क्या करना है। पापा अगले दिन आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चले आए और अम्मा मायके चली गईं। गौना होने तक वहीं रहने की बात थी। पापा ने अम्मा के पिता यानी अपने ससुर जी यानी हमारे नाना जी के लिए एक चिट्ठी भेजी। गौना तक उनकी पत्नी को कम से कम अक्षर ज्ञान तो करा ही दिया जाए। ऐसे सख्त दामाद को पाके हमारे गांव में रहने वाले नाना जी के होश उड़ गए। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि शहर से इंजीनियर बन के लौटा लड़का नाव पे चढ़ के नदी पार करके आएगा और गांव की एक अनपढ़ गंवार लड़की को अपने साथ अब शहर ले जाएगा। सब अम्मा की फूटी किस्मत को रो रहे थे अब तो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। पापा अपनी नई नवेली दुल्हन से मिले तो उनका दिल टूट गया। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनके गले ऐसी दुल्हन बांध दी जाएगी जिसको एक अक्षर भी लिखना पढ़ना ना आता हो। पापा ने शहर में 4 साल जम के पढ़ाई की। शाम को ट्यूशन पढ़ाते और दिन में क्लास करने जाते। रात में एक व्यापारी के यहाँ अकाउंटिंग का काम करते। अपनी फीस खुद जुटाते रहे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते रहे। 1962 में भारत चीन युद्ध में मिली हार के जख्म ताजा थे। 1964 में पंडित नेहरू की मौत के बाद गुलजारी लाल नंदा और फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने।
फिर पापा के इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही 1966 में पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाल ली। देश को आजाद हुए 21 साल हुए थे और निर्माण का जुनून था। नए मिल कारखानों को इंजीनियरों की जरूरत थी। भारत को अपने पड़ोसी देशों के सामने अपना वर्चस्व बनाना था, तो सिर्फ विकास इकलौता रास्ता था। पापा उसी विकास की राह में अपनी तरफ से योगदान देना चाहते थे। पापा जवान थे, समाज बदलने का जोश था, एक प्रगतिशील भारत के निर्माण का जोश था, और जोश था एक ऐसे परिवार को बनाने का जिसकी सबसे बड़ी पूंजी शिक्षा, ईमानदारी और प्यार हो। पापा अम्मा का गौना कराने गांव गए तो अम्मा फिर खूब रोईं। इस बार इसलिए क्योंकि जब उम्मीद टूटने लगी थी तब लौटे थे उनके पति, नाव पर चढ़ के, नदी पार करके। तब अम्मा 18 की हो गई थी। पापा अम्मा को शहर ले आए, एक सरकारी कंपनी के साथ नौकरी शुरू कर दी, और नौकरी के साथ एक और नौकरी शुरू हो गई, अम्मा को पढ़ाने की। लेकिन अम्मा थी चिकना घड़ा। पापा जितने प्यार से सिखाते, अम्मा उतने ही प्यार से भूल जाया करती। पापा ने अम्मा का नाम बदलने की सोची। उनकी हाई क्लास पार्टीज में रामपति नाम से पत्नी को इंट्रोड्यूस कराने में बड़ी हिचकिचाहट होती थी, लेकिन पापा ने यह इरादा त्याग दिया। अम्मा जैसी थी उनकी पत्नी थी, और पत्नी को मिलने वाली इज्जत की हकदार थी। अम्मा जैसी थी वैसी ही पापा को स्वीकार थी। इसलिए कुछ दिनों में पापा ने अम्मा को बदलने की कोशिश भी छोड़ दी। फिर अम्मा को पढ़ाने के बजाय हम दो भाई बहन की पढ़ाई पे ध्यान देने लगे। हमारे साथ भी अम्मा को पढ़ाने की कोशिश हुई, लेकिन अम्मा क से कबूतर और ख से खरहा के आगे बढ़ने को तैयारी ना हो। हालांकि अम्मा ने पापा की गृहस्थी बड़े प्यार से संभाल ली। उनके नाते रिश्तेदारों, घर आंगन, बाल बच्चों का भरपूर ख्याल रखती हैं, अभी भी, पापा का भी। उनके बीच की बातचीत भी बड़ी दिलचस्प होती है। हम नींबू गाड़ दिए सलाद में, अम्मा कहती हैं। गाड़ नहीं रामपति, निचोड़ दिए हैं। गाड़ने का मतलब किसी चीज को जमीन में गाड़ना होता है, दफन करना, समझी? नहीं, हमारे गांव में तो ऐसे ही बोलते हैं जी, अम्मा कहती हैं। चाबी हेराया गया है, अम्मा कहती हैं। हेराया नहीं है, चाबी गुम हो गई है रामपति, पापा प्यार से कहते हैं। हमारे यहाँ हेराता है, आपके यहाँ चाहे जो होता हो, अम्मा कहती हैं, और बात वहीं खत्म हो जाती है। पापा ने कोशिश की, फिर मैंने और मेरे भाई ने कोशिश की, फिर अम्मा के दामाद और अम्मा की बहू ने कोशिश की, फिर हमारे बच्चों ने कोशिश की, लेकिन अम्मा की डिक्शनरी में सर्टिफिकेट सार्टिफिटी ही रहा, बर्थडे बर्थडे, कंघी ककही ही रही, कीचड़ को कादो ही कहा गया, और अम्मा की चाबियां हेराती ही रहीं, कभी गुम नहीं हुई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। एक अनपढ़ अम्मा के साथ पापा ने बहुत प्यार से गुजारा किया है। उन्हें पढ़ाने की, उन्हें अपने तौर तरीके सिखाने की कोशिश की, लेकिन जब अम्मा फिर भी न बदली तो पापा ने उनको वैसे ही स्वीकार कर लिया। पापा देश के साथ कदम ताल मिला के आगे बढ़ते रहे। काम के सिलसिले में कई बार विदेश गए और हर बार एक नए जुनून के साथ लौटे। उनकी आंखों में देश की तरक्की को लेकर जो सपना था, उसकी राहें उन्नत मिल कारखानों, नई तकनीक और विज्ञान के रास्ते होके जाती थी। पापा हर नई चीज सीखने, अपनाने को तैयार रहते। 1969 में पापा ने अपनी पहली गाड़ी खरीदी। 1972 में टेलीफोन लगवाया। 1973 में अम्मा को लेके पहली बार हवाई सफर किया, और 1984 में रंगीन टीवी के आते ही एक रंगीन टीवी ले लिया। 1999 में मोबाइल फोन लिया, और सन 2000 में हमसे पहले पापा ने कंप्यूटर खरीद लिया। अब हमें ईमेल करते हैं और अम्मा से स्काइप पे बात करवाते हैं। मैंने धर्म से बाहर शादी की, और मेरे भाई ने दूसरे राज्य की लड़की को दुल्हन बनाया। पापा तब भी हमारे साथ खड़े रहे। जब तक नौकरी में रहे, बदलाव के घोर समर्थक रहे। फैक्ट्री की असेंबली लाइन को अपग्रेड करवाना उनका सबसे बड़ा शौक था। ग्लोबलाइजेशन को उन्नति का रास्ता समझते थे, और कल्चर कॉस्मोपॉलिटन ही होना चाहिए, इसमें यकीन करते थे। अनेकता में एकता उनका मनपसंद तकिया कलाम था। खुला बाजार, विकसित तकनीक पापा का मूल मंत्र था ये। और अम्मा पापा का घर सजाती, टीवी पे पहले हम लोग और बुनियाद देख के मन बहलाती, और उसके बाद सास बहू के सीरियल देखकर। बचपन में हर साल अगर हम गांव जा सके तो वो इसलिए क्योंकि अम्मा ने इसमें कोई समझौता नहीं किया। हमें गांव से जोड़े रखा, अपनी जमीन से जोड़े रखा।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी देखा कि अम्मा हर सुबह पापा के साथ वॉक पे जाती। दोनों लौट के आते, पापा अखबार लेके बरामदे में बैठ जाते और अम्मा इलायची वाली चाय बनाती। सामने प्लेट में गिन के 4 बिस्कुट रखती। अम्मा 2 बिस्कुट चाय में डुबो के खाती, सुड़ सुड़ करके चाय पीती और पापा अखबार में डूबे हुए धीरे धीरे अपनी प्याली खाली करते और बिस्कुट को तरते। बीच बीच में पापा अंग्रेजी की खबरों का हिंदी में अनुवाद करते और अखबार की सारी सुर्खियां अम्मा को पढ़ के सुनाते। ये सिलसिला कई सालों से बदला नहीं था। पापा आसमान थे और अम्मा जमीन। हम बीच का वो फलक, वो क्षितिज जहां दोनों छोर मिला करते थे। लेकिन उस छोर पर दोनों का प्यार ऐसा था जैसे घुल के एक रंग हो गया हो। दोनों कितने अलग थे और दोनों कितने साथ थे। अम्मा के लिए पापा का प्यार ही तो था ये, पापा के लिए अम्मा का समर्पण ही तो था ये। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। आपको अपनी अम्मा और अपने पापा की प्रेम कहानी सुना रही हूं मैं, ठीक उस दिन जिस दिन मेरे पापा की सालगिरह है। न्यू जर्सी में 14 अगस्त है आज, लेकिन हिंदुस्तान में 15 की सुबह खिल गई होगी। झंडा फहराने की तैयारियां शुरू हो गई होंगी और लाल किले पर जश्न आजादी शुरू ही होने वाला होगा। क्या जाने कैसा मौसम होगा। न्यू जर्सी का मौसम ठीक नहीं था कुछ। पूरे दिन बारिश हुई थी। मेरी गाड़ी का वाइपर टूट गया था और मुझको बारिश थमने तक दफ्तर में इंतजार करना पड़ा। घर जाने की कोई वजह भी नहीं थी। वसीम की ज्यादतियां बर्दाश्त से बाहर हो गई थीं। हमारे बीच का तनाव अब हम अपने अपने ऑफिस तक ले जाने लगे थे। 10 साल तक एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार लेने, या यूं कहिए कि किसी तरह काट लेने के बाद हम अपनी शादी को भी देश की आजादी की तरह फॉर ग्रांटेड लेके चलने लगते हैं। खैर, मैं दफ्तर से रात को देर से लौटी। गाड़ी पोर्टिको में खड़ी की, लिविंग रूम में सोफे पे लैपटॉप बैग फेंका और वहीं बैठ गई। स्टडी में बत्ती जल रही थी, यानी वसीम अभी काम कर रहा था। वर्कहोलिक, मैंने मन ही मन सोचा। कुछ देर वॉशिंग मशीन में पड़े गंदे कपड़ों और क्रेडिट कार्ड्स के बिल के बारे में सोच के कुड़ती रही। फिर 10 तक काउंट किया, अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, अपनी आवाज संयमित की और अपने हैंडफोन से पापा का मोबाइल नंबर मिलाया। पापा को बर्थडे विश करने का टाइम हो गया था। हैप्पी बर्थडे पापा। पापा के फोन उठाते ही मैंने कहा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पापा ने कहा। 2:56 पे मैं 66 साल का हो गया और हमारा देश भी। हाँ पापा, हाउ इज एवरीथिंग? पापा से पहले मैंने ही पूछ लिया। पापा मुझसे सवाल पूछते तो मैं जवाब नहीं दे पाती। नॉट सो बैड। एक और साल गुजर गया। महंगाई, करप्शन, स्कैम्स, हिंसा, बंद और पॉलिटिकल गलतियों का एक और साल। बहुत सारी गलतियों का एक साल, लेकिन वील सर्वाइव। सब्र बाकी रहे तो हम अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बस सब्र नहीं चूकना चाहिए। Therefore, there's a lot to look forward to। पापा की आवाज में जोश अभी भी बाकी था। तुम बताओ, हाउ इज एवरीथिंग? सब्र नहीं चुका है पापा, हम अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे। Therefore, we will survive। एक देश के तौर पे भी, एक इंसान के तौर पे भी। मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया और स्टडी की ओर देखा। अम्मा कहाँ है? मैंने पापा से पूछा। पापा ने अम्मा को फोन दे दिया। हेलो अम्मा, मैंने कहा तो अम्मा भड़क गई। हेलो क्या जी, प्रणाम नहीं बोल सकती? सॉरी अम्मा, प्रणाम। क्या प्लान है आज का? अरे प्लान उलान कुछ नहीं है, तुम्हारे पापा सठिया गए हैं। हमको लाल पाड़ वाला साड़ी पहनकर लाल किला चलने को बोल रहे हैं। झंडा फहराना देखेंगे हम। अब बताओ, सुबह 6 बजे यही काम है का? अरे अम्मा, पापा लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। जाओ ना, गुड़गांव से लाल किला सुबह 6 बजे। कितना मजा आएगा। अरे 50 साल यही सब पागलपन तो किए हैं। तुम्हारे पापा को बुझाता नहीं कि अब एज हो गया है हमारा, घुटनों में दर्द रहता है। ज्यादा सोचती हो ना इसलिए, पापा ने पीछे से कहा। मेरे सोचने का घुटने से क्या मतलब? अम्मा फोन पकड़े पकड़े उधर पापा से बात करती रही। तुम्हारा दिमाग वही है ना, घुटने में। पापा की पीछे से आवाज आई और मैं फोन पे खिलखिला के हंस पड़ी। देखी ना बिट्टो, कहे थे ना कि तुम्हारे पापा सठिया गए, अम्मा ने कहा और मैंने बाय बोल के फोन रख दिया। इस खास दिन पे अम्मा और पापा के 50 साल के प्यार में मुझे हड्डी नहीं बनना था। अम्मा पापा में अभी भी नोकझोंक चल रही होगी। पापा ने अंग्रेजी में कुछ कहा होगा,
अम्मा ने उसे कोई ताना समझ लिया होगा। फिर दोनों एक बार और उलझे होंगे। फिर पापा ने अपनी पुरानी एम्बेसडर निकाली होगी और अम्मा को लेकर लाल किले गए होंगे झंडा फहराना देखने के लिए। रास्ते में पापा ने अम्मा को 2014 के चुनावों के बारे में कुछ बातें बताई होंगी, रिसेशन पे टिप्पणी की होगी, देश की हालत पे चिंता जताई होगी। अम्मा ने ना समझते हुए भी पापा की हाँ में हाँ मिलाई होगी। ये पापा का पत्नी प्रेम था, ये अम्मा का पति प्रेम था, और अम्मा पापा के लिए यही जश्न आजादी थी। मैं बहुत देर तक सोफे पे बैठी रही। फिर वसीम की स्टडी का दरवाजा खटखटाया और धीरे से खोल के पूछा, इंडिया में सब इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, हम भी सेलिब्रेट करते हैं, तुम खीर खाओगे या आइसक्रीम? बस इतनी सी थी ये कहानी।